नमस्ते, मैं छाया श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल कहानियों का कारवां में स्वागत करती हूँ। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, कुछ अपनी लिखी कहानियाँ, कुछ हवाओं में तैरती कहानियाँ। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं छाया श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत अपने चैनल कहानियों के कारवां में करती हूँ। भारत एक खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। नेहरू जी ने 1944 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अहमदनगर के किले में अपने कारावास के दिनों में इसे लिखा था। सन 1946 में यह पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई। तो आज मैं आपको भारत एक खोज का पहला भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक भारत एक खोज का पहला भाग, अहमदनगर का किला, 13 अप्रैल 1944। अहमदनगर किले में पहुंचते ही अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूध के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो चुका था। तब से ही चांद मेरा प्रेरणा स्रोत बना। हर बार चांद निकलते ही मुझे ये याद दिला देता कि मेरे कारावास का एक और महीना कम हो गया है। चांद मेरे कैदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। अंधेरे के बाद प्रकाश अवश्य ही होगा, वही मुझे इस बात की याद दिलाता है, जैसे हर दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। मैंने यहाँ करीब 20 महीने से अधिक समय व्यतीत किया। अहमदनगर के किले में भी मैंने समय का सदुपयोग करने के लिए बागवानी करना शुरू कर दिया। यहाँ की मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली, ऊबड़ खाबड़ और पुराने मलबे व अवशेषों से भरी हुई। मैं तपती धूप में कई घंटे फूलों के लिए क्यारियां बनाने में समय बिताने लगा। किले का इतिहास बहुत पुराना नहीं था, लेकिन ये एक ऐतिहासिक स्थल है, इसलिए इसने अतीत में कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भी संध्या देखी हैं। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष महत्ता भी नहीं है, फिर भी इससे जुड़ी एक घटना को भुलाया भी नहीं जा सकता। एक सुंदर साहसी चांद बीबी नाम की महिला के साहस व हिम्मत की कहानी, जिसने किले की रक्षा के लिए अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए अकबर की शाही सेना का विरोध किया। लेकिन कितने दुख की बात है कि आखिर में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। पौधों को लगाने के लिए हमने जब वह खुदाई शुरू की तो हम जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए पुरानी दीवारों, कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम ज्यादा दूर नहीं जा सके क्योंकि अधिकारियों ने हमें इसके लिए मंजूरी नहीं दी और हमारे पास उस समय साधनों की भी कमी थी। पर मैंने अब कुदाल छोड़कर कलम उठाने का निश्चय कर लिया है। लेकिन जब तक मैं स्वतंत्र नहीं हो जाता और कर्म द्वारा वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता तथा पैगंबर की भूमिका अधिकृत नहीं कर लेता, तब तक मैं वर्तमान और भविष्य के बारे में कुछ लिखना नहीं चाहता। अब बचा अतीत, उसके विषय में भी मैं किसी इतिहासकारों व विद्वज्जनों की भांति विशेषतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता हूँ। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है आज के विचारों और क्रियाकलापों के बारे में ही लिखना। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत का दबाव, मैं दबाव को दम घोटने वाला मानता हूँ। दबाव अच्छा हो या खराब, दोनों ही तरह कष्ट देता है, विशेषकर उन व्यक्तियों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में निहित होती हैं, जैसे भारत और चीन की सभ्यताएं। मेरे मन में अनेकों प्रश्न उभरने लगे हैं विरासत और उत्तराधिकारी आदि मसलों पर। आखिर मेरी विरासत क्या है? क्या विजयों का उल्लास और खुशी, पराजयों की दुखद पीड़ा तथा मानव के हैरत अंगेज साहसिक कार्य मेरी विरासत है?
हम भारतीयों की विरासत में एक विशेष बात है जो अद्भुत नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति औरों से बिल्कुल अलग नहीं हो सकता। हमारे खून, मांस और अस्थियों में समाई इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे समय से मेरे मन में है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ, लेकिन विषय की कठिनाई और जटिलता से डरा हुआ हूँ। मुझे लगता है कि मैं केवल सतही तौर पर ही इसका स्पर्श कर सकता हूँ। धन्यवाद। तो आज हमने भारत एक खोज का पहला भाग सुना। इसका दूसरा भाग, भारत के अतीत की झलकियां, हम अगली मुलाकात में सुनेंगे। तो मिलते हैं अगली मुलाकात में भारत एक खोज के दूसरे भाग के साथ। धन्यवाद।